साथियों, आज हम हरियाणा का महिला अग्रणी संगठन माता सीता रानी सेवा संस्था रजिस्टर्ड पानीपत द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के सौजन्य से चलाए जा रहे परिवार परामर्श केंद्र में आए हैं। परिवार परामर्श केंद्र इस स्थान पर लगभग अनेक वर्षों से कार्य कर रहा है। उसकी अनेक उपलब्धियां हैं, अनेक स्मृतियां हैं और अनेक कीर्तिमान हैं। और इसको जानने के लिए आज हम परिवार परामर्श केंद्र का दौरा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से परिवार परामर्श केंद्र माता सीता रानी सेवा संस्था के सौजन्य से यहाँ लोगों की सेवा कर रहा है। जो पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये परिवार परामर्श केंद्र का कार्यालय है जो 203 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है और इसी स्थान पर परिवार परामर्श केंद्र अपने काम को कर रहा है। यहाँ मौजूद हैं केंद्र की प्रभारी श्रीमती सुनीता आनंद जी और उनके साथ परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर श्रीमती रेहाना जी। मैं चाहूँगा कि सुनीता जी से और रेहाना जी से न केवल परिवार परामर्श केंद्र के बारे में जानकारी लूं, अपितु मैं ये जानकारी भी लूं कि किस तरह से परिवार परामर्श केंद्र काम करता है, क्या गतिविधियां हैं। एक ये पोस्टर भी पीछे लगा हुआ है परिवार परामर्श केंद्र के, मैं इसको भी सुनना चाहूंगा आपके माध्यम से। सुनीता जी लगभग 16 वर्षों से परिवार परामर्श केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं और इनका बहुत गहरा अनुभव है लोगों के पारिवारिक झगड़ों को निपटाने का। मैं जानना चाहूंगा सुनीता जी, आप बताइए कि आपकी यह संस्था माता सीता रानी सेवा संस्था कितने वर्षों से काम कर रही है इस क्षेत्र में? माता सीता रानी सेवा संस्था, इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कि माता सीता रानी सेवा संस्था, तो जिनके नाम से शुरू की गई स्वर्गीय माता सीता रानी जी, वो एक अद्भुत, कर्मठ और असाधारण महिला थी और अपने जीवन में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत से कार्य किए। पिछड़ी और दलित जातियों के बीच में जाकर उनके उत्थान के लिए वहां पर प्रारंभिक निःशुल्क शिक्षा केंद्र और सिलाई केंद्रों की स्थापना की ताकि वे आत्मनिर्भर बने और महिलाओं का संगठन बनाकर उन पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया और महिलाओं को न्याय दिलवाया। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं के साथ कार्यरत महिलाओं ने उनकी स्मृति में इस संस्था माता सीता रानी सेवा संस्था की स्थापना 1992 में की और उनकी अन्य सहयोगी श्रीमती विद्यावती सिंगला जी इस संस्था की संस्थापक अध्यक्षा बनी। वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2012 तक श्रीमती निर्मल दत्त जी की अध्यक्षता में संस्था का कार्य गतिशील रहा और वर्तमान में श्रीमती कृष्णा कांता जी इस संस्था की अध्यक्षा हैं। उनके नेतृत्व में सब कार्य चल रहे हैं। और जहां तक परिवार परामर्श केंद्र की बात है, ये काम शुरू किया गया संस्था के अंतर्गत सन 2001 से और ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सौजन्य से चलाया जा रहा था और वर्तमान में इसे महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से चलाया जा रहा है। और इस केंद्र में जो भी समस्याएं अपनी लेके लोग आते हैं, चाहे वह पति पक्ष हो चाहे पत्नी पक्ष हो, कोई भी आ सकता है अपनी समस्याएं लेके किसी भी प्रकार की। आप जानते हैं कि आजकल के माहौल में
जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बहुत टूट रहे हैं, बहुत से कारण होते हैं। तो हमारे केंद्र में बहुत सारी समस्याएँ लेके लोग आते हैं, जैसे दहेज की प्रताड़ना हो गई, कोई शराब के कारण प्रताड़ना देते हैं पति-पत्नी को, या कइयों के विचार आपस में नहीं मिलते, और आजकल का जो दौर चल रहा है, अ, लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़े लिखे हैं, तो कई बार कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि दोनों के विचार नहीं मिलते, या फिर लोग झूठ बोल के शादियाँ करवा लेते हैं। कई बार ससुराल पक्ष का दखल ज़्यादा रहता है, ज़रूरी नहीं कि लड़का पक्ष ही दखल दे, कई बार लड़की पक्ष का दखल भी ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा अगर घर में पैसों की समस्या है तब भी दिक्कतें रहती हैं, और अगर बाहर शादी के बाद भी पति या पत्नी में से किसी के अन्यतर वैवाहिक संबंध है तो भी दिक्कत रहती है। कई बार आजकल के दौर में तनाव एक बहुत देखा जा रहा है कि ये इसको तनाव हो गया, इसको टेंशन हो गई, इस तरह की भी कई समस्याएँ आती हैं। और बुजुर्ग लोग हैं, अगर उन्हें उनके बेटा या बहू किसी भी तरह से प्रताड़ित करें तो ऐसे बुजुर्ग भी हमारे पास आते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, और संभव हो सके तो हम उनके लिए उनके बेटे से उनका मासिक खर्च भी बंधवाते हैं। और इसके साथ-साथ हम जो विद्यार्थी हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। विद्यार्थियों की भी बहुत तरह की समस्याएँ आती हैं, तो उनकी किसी भी तरह की, जैसे पढ़ाई में कोई समस्या आ गई, या कुछ उनके व्यक्तित्व से संबंधित कोई समस्या आ गई, तो इस तरह की समस्याएँ भी हमारे पास आती हैं, और हम उचित मार्गदर्शन से, परामर्श के द्वारा, संवाद के द्वारा उनकी हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से वर्ष 2001 से हमारा ये परिवार परामर्श केंद्र अपने इन्हीं प्रयासों में लगा हुआ है। सुनीता जी, आप थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि आप ना तो कोई पुलिस स्टेशन हैं, ना आप कोर्ट हैं, आप लोग आपके पास किस माध्यम से आते हैं? जी, ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारा जो संपर्क सूत्र ये रहते हैं कि हम अपने कुछ तो हम जागरूकता शिविर करते हैं। जगह-जगह पानीपत के विभिन्न हम क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ आस-पास की महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। उन्हें हम अपने केंद्र की जानकारी देने के साथ-साथ ये भी बताते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनसे उनके संबंधित मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और फिर जब अखबारों में हमारे बारे में न्यूज़ आती हैं, लोग वहाँ से पढ़ते हैं, या अगर हमने किसी भी एक समस्या को सुलझाया और किसी और को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको बताते हैं। तो इसी तरह से लोगों को पता चलता रहता है, और सब हमारे पास आते हैं अपनी समस्या के सुलझाव के लिए। और आपने सही कहा कि कोर्ट पंचायत नहीं है, सिर्फ़ परामर्श से ही, बातचीत के द्वारा ही हम उनकी समस्या को सुलझाने का अपना हर संभव प्रयास करते हैं, और बहुत हद तक हम अपने प्रयासों में सफल भी रहते हैं। एक मेरा एक सवाल और है कि अगर आपकी कोई बात नहीं माने, तो क्या माध्यम रहता है आपका लोगों को यहाँ बुलाने का? अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है, हम अपनी तरफ से तो उचित मार्गदर्शन देते ही हैं। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है, यहाँ से नहीं माना जाता, तो जो हमारे कुछ समाज के लोग हैं, जिनसे हम मदद ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे किसी को तनाव है, डिप्रेशन बहुत हद तक चला गया है, तो हमारे जो केंद्र के कुछ सहयोगी लोग हैं, हमारे समाज के मौजूद लोग हैं, उनकी भी हम सहायता लेते हैं कि उस समस्या को सुलझाने में वो हमारी मदद करें। अगर फिर भी किसी तरह से कोई मतलब नहीं मान रहे हैं, उनके दिमाग में बात नहीं बैठ रही है, तो हम उन्हें उचित जानकारी भी देते हैं, कानूनी जानकारी, कि आगे वो लोग क्या कर सकते हैं। आप समझौते की बात कर रहे हैं, तो समझौते में आप सिर्फ इतना ही समझते हैं कि भई अगर कोई 2 पक्ष हैं, उनका आपस में समझौता करवा कर उन्हें बसवा दें, या अगर मान लो वो नहीं बसते तो फिर आप उनको क्या परामर्श देते देखिए, जहाँ तक समझौता कराने की बात है, समझौता आपसी उनकी सहमति से ही होता है, और समझौते के बाद भी हम उनसे बातचीत करनी बंद नहीं करते। हम 15-15 दिनों के बाद फ़ॉलो अप के लिए उनको अपने केंद्र में दोबारा से बुलाते हैं। और फ़ॉलो-अप के दौरान हम ये सब देखते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और संभव हो तो हम उनके घर जाकर होम विज़िट भी करते हैं, अचानक से ही जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि वास्तव में उनका परिवार अच्छे से बस रहा है कि नहीं बस रहा है। और इसके बावजूद भी अगर वो नहीं बस पाते हैं, तो हमारे केंद्र के जो सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार, फिर हम उन्हें वहाँ भेज देते हैं कि वो उनसे सलाह लेके आगे जो वो करना चाहें कर पाएँ। हैं? आप यहाँ जो लोग केसेज़ आते हैं, उनकी कोई फीस वगैरह भी लेते हैं? या आप
लोगों को किस माध्यम से, किस स्तर पर मदद करते हैं? देखिए नहीं है, फीस वगैरह का तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने तौर से ही उनकी सहायता करते हैं। फीस का हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है और निःशुल्क ही रहता है। सुनीता जी, एक बात और आप बताइए कि आपने ये कहा कि आप लोगों को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, तो अब तक आपके पास कुल कितने केसेस आ चुके होंगे इन 24 साल के अरसे में? लगभग हमारे पास 3000 तक समस्याएँ लोग लेकर आए हैं और हमने इनका उचित हल निकालने का पूरा प्रयास किया है। तो क्या हम माने कि पानीपत में तकरीबन 2500-3000 ऐसे परिवार हैं जिनको जिनके बीच समझौते करवाकर, बातचीत करवाकर, उनके विवादों को सुलझाने का काम आपके माता सीता रानी सेवा संस्था द्वारा संचालित परिवार परामर्श केंद्र ने किया है? जी, हमने बताया जैसे कि आपको जो-जो भी हमारे पास आते हैं, हमारा पूरा कुछ सब कुछ लिखित में होता है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग 3000 परिवारों को हमने बसाने की पूरी कोशिश की है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उनकी समस्या को सुलझा के हम उनके परिवार को बिखरे परिवार को फिर से जोड़ पाएँ। एक बात और है कि क्या आपका पानीपत की कोर्ट से, प्रशासन से या पुलिस से भी कोई संपर्क संबंध रहता है? जी हाँ, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं और उनके पास भी जाते हैं और ये हमारी कोशिश रहती है कि अगर हमें किसी मदद की ज़रूरत पड़े, तो वो हमारी मदद करें। एक बात और आपने कही कि आप यहाँ लोगों के बीच में शिविर लगाती हैं, जी। कैंप लगाती हैं। तो कौन-कौन से ऐसे सहयोगी स्थान रहते हैं, जो आपको शिविर लगाने के लिए न केवल अनुमति देते हैं, बल्कि सहयोग भी करते हैं? हाँ जी, जैसे हमारे पास जो कुछ परिवार आते हैं और हम उनकी जो समस्या को सुलझा देते हैं, तो वो भी जिस एरिया में रहते हैं, वो वहाँ जाकर भी हम अपने शिविर लगाते हैं। इसके साथ-साथ जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स की जिनको जो चलाते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, हम उनकी मदद लेते हैं, उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, समय लेते हैं, वहाँ जाते हैं और क्योंकि वो उस इलाके से पूरी तरह से अवगत होती हैं, तो वो आस-पास की बहुत सारी महिलाओं को बुला के एक जगह इकट्ठा कर देती हैं और फिर हम उनकी सहायता से इन शिविरों को चलाते हैं आगे। ये भी पता चला कि आपकी संस्था ने सन 2001 में महिला कानूनी एवं न्यायिक सशक्तिकरण पर एक रीजनल कार्यशाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में की थी और उसके बाद भी आपने यहाँ शेल्टर होम चलाया, आपने यहाँ महिलाओं को एड्स जैसे जो बहुत ही नामुराद भयानक रोग हैं, उनके लिए काम किया। आपके इनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? देखिए जैसे कि हमारा जो महिलाओं का एड्स के विरुद्ध अभियान है, टीआई ये टारगेटेड इंटरवेंशन तो इसके तहत हमने महिला यौन कर्मियों के बीच में जाकर कार्य किया और वहाँ जाकर हम उन्हें निःशुल्क परामर्श देते थे, निःशुल्क दवाइयों का वितरण करते थे और हम कोशिश करते थे कि वो इस काम को छोड़कर अन्य कामों में लगें और उनके बच्चों को भी हम स्कूल में दाखिला करवाते थे। तो इस तरह से 5 वर्ष हमने ये काम किया हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंचकूला के सौजन्य से और साथ ही साथ स्वधार शेल्टर होम जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें भी निराश्रित महिलाओं को कम से कम हम 6 माह तक रखते थे। उनका रहना, खाना-पीना सब वहाँ पे निःशुल्क होता था। उनको अगर कोई चिकित्सा की सुविधा चाहिए, वो निःशुल्क होती थी। उनको कानूनी सहायता चाहिए, वो निःशुल्क होती थी। तो उस शेल्टर होम में हम कम से कम 50 महिलाओं को तो रख सकते थे। तो इस तरह से 3 साल तक हमने शेल्टर होम को भी संचालित किया और फिर जो निराश्रित महिलाएँ थी, उनके हम दोबारा उनको बसा पाएँ, ऐसी भी कोशिश हम करते थे और अब इस तरह के प्रयास करते रहते थे। सुनीता जी, आपने बोर्ड लगाया हुआ है, क्या आप इस पे खड़े होकर ये जो पॉइंट्स हैं ये बताएंगे? ये हमारे सुखी वैवाहिक जीवन के कुछ नियम हैं। जब भी हमारे पास दोनों पक्ष आते हैं, हम उन्हें ये ज़रूर कहते हैं कि आप एक बार ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, जो उनकी समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है। जैसे नंबर 1, एक ही समय में दोनों कभी क्रोध ना करें। नंबर 2, छोटी-छोटी बातों में एक-दूसरे पर कभी ना चिल्लाएँ। नंबर 3, यदि आप दोनों में से एक को बहस में जीतना है, तो अपने दूसरे साथी को जीतने दें। नंबर 4,
यदि आपको अपने साथी की आलोचना ही करनी पड़े तो उसे प्यार से करें। नंबर 5, पिछली गलतियों की चर्चा कभी ना करें। नंबर 6, एक दूसरे की उपेक्षा कभी ना करें, चाहे सारी दुनिया की उपेक्षा करनी पड़े। नंबर 7, अशांत बातों को लेकर कभी नहीं सोचें। नंबर 8, दिन में कम से कम एक बार अपने जीवन साथी को अच्छी बात कहने का प्रयास करें। नंबर 9, यदि आपको लगे आपने कुछ गलत किया है तो उस गलती को मानने को तैयार रहें और गलती की माफी मांगे। नंबर 10, दोनों तरफ से झगड़ा होने पर दोनों में से जो ज्यादा बोल रहा है वही गलती पर है। धन्यवाद सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी तरह अपनी बातों को बारीकियों से रखा। रेहाना खान जी इस परिवार परामर्श केंद्र में बतौर मनोविज्ञान की एक पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते कार्य कर रही हैं, आपका अनुभव है। आप ये बताने की क्या कृपा करेंगी कि मनोवैज्ञानिक आधार पर किस तरह से लोगों में बातचीत, संवाद और डायलॉग स्थापित करवाया जा सकता है? एक तो जो हमारे ऑफिस में केसेस आते हैं उनमें डिप्रेशन के भी बहुत सारे मरीज होते हैं। तो वो डिप्रेशन के होते हैं, उनकी जो सिम्टम्स है उससे पता चल जाता है कि ये डिप्रेशन के हैं, इनमें डिप्रेशन है। तो हम उसके रिलेटेड उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनको 2-3 सेशन देने के बाद उनकी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो उस डिप्रेशन से निकलें। और मैं जैसे हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, आंगनवाड़ी कैंप, वहाँ पे लोगों को अवेयर करती हूँ काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि जो लोग यहाँ हरियाणा में ज़्यादातर लोगों को अबाउट काउंसलिंग कुछ नहीं पता कि काउंसलिंग भी कराई जा सकती है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई भी छोटी बड़ी बात होती है डॉक्टर के पास जाते हैं या और जगहों पे जाते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें काउंसलिंग के बारे में नहीं पता है। तो इस रिगार्डिंग हम आंगनवाड़ी में कैंप्स वगैरह लगाते हैं और हम लोगों को काउंसलिंग के बारे में अवेयर करते हैं। मतलब काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि हम जैसे आप कोई केस लेके आ गए, हम एकदम से आपको मारने पीटने चढ़ जाएंगे या आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हम आपको आपकी लाइफ के लिए मोटिवेट करते हैं। हम लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, गाइड करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम आंगनवाड़ी कैंप्स लगाते हैं, आंगनवाड़ी में जाके और हर जगह लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग इसे कही जाती है। पानीपत का एक ब्यौरा जिसको हमने परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी श्रीमती सुनीता आनंद और उनकी सहायक श्रीमती रेहाना खान से सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि पानीपत के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों को इस परिवार परामर्श केंद्र से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जोड़ना एक पुण्य है और तोड़ना एक पाप। धन्यवाद। मैं राम मोहन राय, पानीपत से।